गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के बारे में। जैसा आपको पता है कि बिहार पीसीएस के एग्जाम में बिहार से संबंधित कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम, मैक्सिमम पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रश्न है कि बिहार में या बिहार स्पेशल से आपको क्या क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल से बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के हिस्ट्री, बिहार के पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स और बिहार के स्पेशल करेंट अफेयर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के ज्योग्राफी, और बिहार के ज्योग्राफी में भी हम कई सारे पार्ट्स को देखेंगे, जैसे बिहार के एग्रीकल्चर, बिहार के खनिज, बिहार के उद्योग, बिहार के परिवहन, राइट। तो आज हम बात करेंगे बिहार की कृषि के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप बिहार की कृषि जो है, लगभग बिहार के लोग 80% निर्भर करते हैं। फिलहाल अभी कम हुआ है, यह आंकड़ा 2005 और 2006 का है। यहाँ कुल कृषि का भूमि लगभग जो है 60% यूज करता है। तो टोटल भूमि जितना भी बिहार में है, टोटल भूमि का 60% यूज करते हैं। अब रहे कि एग्रीकल्चर में आप देखे होंगे, फसल कई सारे प्रकार के होते हैं। अलग अलग फसल जो है अलग अलग टाइम में बोए जाते हैं और अलग अलग टाइम में उसे काटे जाते हैं, ठीक है। यदि हम कृषि के प्रकार की बात करें, अकॉर्डिंग टू सीजन, मौसम के अनुसार जो है बिहार के कृषि को, बिहार के एग्रीकल्चर को कम से कम 4 भागों में बांटा है। 4 प्रकार की कृषि है अकॉर्डिंग टू मौसम, राइट। आइए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे भदई फसल। क्या बोलेंगे? भदई फसल। तो मई जून में इसकी बुआई की जाती है। मई और जून में इसकी बुआई होती है और अगस्त सितंबर में इसको काट लिया जाता है। अब प्रश्न, इसमें कौन सा फसल होगा? फसल होगा धान, मकई, ज्वार, बजरा, जूट और सब्जी। जूट और सब्जी, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी फसल? मगही फसल। वही नीचे देखिएगा रबी फसल है। जो रबी फसल देख रहे हैं आप, इस रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में इस फसल को काटी जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रबी फसल में कौन कौन फसल आएगी। अक्टूबर नवंबर बोई जाएगी, अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। गेहूं में एक रबी फसल है, जौ एक रबी फसल है, दलहन भी एक रबी फसल और तिलहन भी एक रबी फसल है। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो अगहनी फसल देख रहे हैं, जो मध्य जून और से लेकर अगस्त तक इसको बुआई की जाती है, अगस्त तक। फिर नवंबर दिसंबर में इसको काट ली जाएगी। इसको नवंबर और दिसंबर में इसको काट लिया जाएगा, जिसके लिए धान होगा, ज्वार होगा, बजरा होगा, गन्ना और अरहर होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, यदि पूछा जाए आपके पेपर में अगहनी फसल में कौन कौन आता है, धान, ज्वार, बजरा, गन्ना, अरहर। अब गर्मा फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोए जाएंगे, तो मतलब मार्च अप्रैल में बोए जाएंगे और जून अराउंड मई जून से भी काट लिया जाता है। जैसे देखिए, बात करेंगे धान, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लीची, ये सब क्या है? गर्मा फसल है, ठीक है। इस गर्मा फसल को हम लोग जायद फसल भी बोलते हैं, जायद फसल भी बोलते हैं, राइट। आगे चलिए, अगला पॉइंट है प्रमुख खाद्य फसल। अगला क्या है? प्रमुख खाद्य फसल। तो प्रमुख खाद्य फसल में हम बात करेंगे, जैसे देखिए धान की खेती। पूरे बिहार में सबसे अधिक यदि बात करें, धान खेती जो है अधिक होता है। यदि पूरे भारत में भी बात करें, चावल खाने वाले सबसे अधिक लोग हैं। पूरे भारत की बात करें, जब चावल खाने वाले लोग अधिक लोग हैं पूरे भारत में, तो इसका मतलब है धान का जो फसल है वो पूरे भारत में सबसे अधिक होता होगा, ठीक है। आप सुने होंगे धान का कटोरा। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन वहाँ चावल के कटोरा की यदि बात करें, चावल का जो कटोरा है वो कहा जाता है वेस्ट बंगाल को।
यदि पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर जो धान होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। उसके लिए एक नदी जिम्मेदार है जिस नदी का नाम है महानदी। महानदी जब छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल खाड़ी में गिरती है तो कटोरा आकार होते हुए मार्ग बनाते हुए बढ़ती है। ठीक है, राइट। अब चावल कोटरा क्यों कहते हैं वेस्ट बंगाल को? आपको पता है कि मछली और चावल बहुत खाते हैं वेस्ट बंगाल के लोग, सुबह शाम जो चावल खाते हैं, इसलिए इसको चावल कोटरा कहते हैं। तो धान की खेती जो है किन किन राज्यों में मैक्सिमम होते हैं बिहार में, ये भी देखते हैं। बात करेंगे प्रमुख उत्पादक जिला है पश्चिमी चंपारण। पूरे बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बारे में एक बात और बता दूं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण जो है एक सबसे बड़ा जिला है बिहार का। रोहतास, औरंगाबाद, इन सभी जिलों में धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। गेहूं की यदि बात करें, गेहूं के लिए जो है वो रोहतास जिला जो है पहले नंबर पर आता है। दलहन फसल में यदि बात करें, दलहन फसल एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है, सबसे अधिक मात्रा में दलहन जो है किस जिला में होता है? तो पटना, औरंगाबाद और कैमूर, इन सब जिला में जो दाल की खेती अधिक मात्रा में होता है। मक्का उत्पादन की बात करें, पूरे बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन वाला जिला है खगड़िया। पूरे बिहार में भी बात करें सबसे अधिक मक्का उत्पादन वाला जिला है खगड़िया, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय। तिलहन तेल उत्पादन में भी बात करें पश्चिमी चंपारण का पहला स्थान है, बेगूसराय, पूर्णिया और सरसा। अब बात करेंगे प्रमुख व्यावसायिक फसल, यह है खाद्यान्न फसल जो खाने के लिए बोई जाती है। फसल दो प्रकार की, एक खाद्यान्न फसल, ठीक है, एक नकदी फसल होता है। ठीक है, ये जो लोग प्रमुख व्यावसायिक फसल बोलते हैं, इस फसल को बाजार में बेचने के लिए बोई जाती है। ये कुल क्षेत्रफल का 25% बोई जाती है, वहीं खाद्यान्न फसल जो है 75% बोई जाती है। अब ये जो प्रमुख व्यावसायिक फसल में क्या क्या आता है? गन्ना। पूरे भारत में पूरे बिहार में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना जो है वो पश्चिमी चंपारण में होगा, फिर भोपाल में, फिर पूर्वी चंपारण। जूट की बात करें, जूट जो है पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में वेस्ट बंगाल होता है, और वेस्ट बंगाल के टच में है पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इन सब जिला में अधिक मात्रा में आपको जूट उत्पादन देखने को मिलेगा। बात करें तंबाकू खेती के बारे में, तंबाकू का जो खेती हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, समस्तीपुर जो जिला है वो नंबर 1 पर आता है तंबाकू उत्पादन में, फिर वैशाली जिला, पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और दियारा क्षेत्र जो नदी के किनारे जो जगह होते हैं ज्यादातर उसको हम लोग दियारा क्षेत्र करते हैं। सब्जियां, फल एवं मसाले के लिए बात करें, नंबर 1 में पटना आता है। पटना में नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया, ये सब जो क्षेत्र है ये सब्जी उत्पादन में से नंबर 1 पे आ रहा है। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो है कृषि की प्रमुख समस्या भी आपको देखना पड़ेगा। कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? क्वेश्चन भी पूछता है कृषि की प्रमुख समस्या बताएं। तो मिट्टी का कटाव, उर्वरता और ह्रास। मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का ह्रास होता है। क्यों होता है? कि बिहार में अक्सर बाढ़ आते हैं, ठीक है, बाढ़ आते हैं, और जो है वहां का जो बाढ़ से भी मिट्टी का कटाव अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि कई सारी फसल जो है उस समय बो नहीं पाते हैं और फसल नुकसान हो जाता है। तो घटिया बीज का प्रयोग, तो आपको सही उच्चतम बीज ना मिले, सीड्स ना मिले अच्छी क्वालिटी का, जब आप खेतों में बोएंगे तो पर हेक्टेयर उसका उत्पादन सही नहीं रहेगा। यदि सही बीज यदि बोते हैं तो समझिए कि आपका पर हेक्टेयर उत्पादन अधिक होगा। खेतों का आकार छोटा होता है,
ठीक है। अब क्या है, एकल परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रही है। एकल परिवार जो है अब समाज में देखने को मिलता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बहुत सारा परिवार, एक ही परिवार में ज्वाइंट फैमिली होता था, उसमें बहुत बड़े बड़े खेत जो है एक परिवार के पास हुआ करते थे। अब परिवार में विभाजित हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो खेतों का बंटवारा हो रहा है। खेतों के बंटवारे होने के फलस्वरूप जो है हमारे प्यारे बच्चों, उसमें खेतों का आकार छोटा हो जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है कि कृषि उत्पादन में। और शिक्षित एवं रूढ़िवादिता किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपने तरीके से ही खेती करना चाहते हैं, और ना तो उसमें केमिकल डालते हैं। जब तक आज के डेट में जो नए नए खाद आ रहे हैं खेतों में डालने के लिए आ रहे हैं, वो लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उसको रूढ़िवादिता बोलते हैं। उसको कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनको इरिगेशन सिंचाई कैसे होना चाहिए और पढ़ के उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा का अभाव में भी एक कमी है। कृषि में जो समस्या आपको देखने में मिला है वो है मिट्टी का कटाव, घाटियां बीज, खेतों का छोटा आकार होना और शिक्षित एवं रूढ़िवाद। अब बाढ़ एवं सिंचाई की समस्या, बाढ़ एवं सिंचाई की समस्या, तो यहाँ पे देखेंगे सिंचाई की समस्या तो है। मोस्टली फसल जो है वो वर्षा पे डिपेंड्स करता है। कई बार मानसून जो है लेट से आते हैं, लेट मानसून तो आएंगे फिक्स है, लेकिन लेट से आने की वजह से जब उनको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा, आपको पता है कि फसल नहीं होगा। ये एक समस्या है। अब क्या है कि फसल लगा दिए और गंगा नदी और कोसी नदी, गंडक नदी का पानी जो है अधिक मात्रा में जो है आ जाता है, जिससे बाढ़ आती है, या वर्षा का पानी भी उनको प्राप्त हो जाता है, जिससे जो है जहाँ जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक मात्रा में पानी आ जाता है। नवीन तकनीकी यंत्रों का उपयोग, नवीन यंत्र का भी प्रयोग नहीं हो पा रहा है खास करके बिहार में। कृषि कैलेंडर की यदि बात करें, वर्ष भर में विभिन्न फसल ऋतुओं के अनुसार खेत को अगली फसल के लिए तैयार करना कृषि कैलेंडर कहा जाता है। बिहार के जल संसाधन यदि हम बात करें, बिहार के जल का विशाल भंडार इसके धरातलीय स्रोत हैं, ठीक है। नदी है, तालाब है एवं जलाशय हैं, भूमिगत कुआं है, नलकूप है, हैंडपंप इत्यादि, इन सब चीजों से सिंचाई की जाती है, बिहार में सिंचाई की जाती है। तो जल संसाधन का उपयोग यदि हम बात करें, यहाँ पर जल संसाधन की बात आ गई, एक टॉपिक चेंज हो गया, कृषि का टॉपिक यहाँ आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। सिंचाई के लिए क्या बात होगा, सिंचाई के लिए जो बात हो रही है यहाँ पे नलकूप का प्रयोग किए जाएंगे, नहर का प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नहर है, सिंचाई है, कुआं है, हैंडपंप है, इन सब से कृषि या सिंचाई की जाती है इन सब क्षेत्रों से। अब ये जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग जो है कृषि में भी करते हैं, इसको टॉपिक उसी में ऐड कर लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि नहर बनाए जाते हैं। जब नदी का पानी प्राप्त होता है तो नदी के माध्यम से, नहर के माध्यम से नदी का पानी एक स्थान से काफी दूर तक पहुंचाया जाता है नहर के माध्यम से। इस तरह बिहार में भी सिंचाई को लेकर बहुत सारे नहर बनाए गए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सिंचाई में इसका प्रयोग किया गया, तो नहर 40% जो नहर बनाए गए टोटल सिंचाई में से, नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, नलकूप 38.7%, कुआं 2% और तालाब 9%। आदि आपसे पूछा है जब बिहार में सबसे अधिक मात्रा में किस चीज से सिंचाई की जाती है, तो क्या बोलेंगे, नहर से बोले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सोन नहर के बारे में यदि हम बात करें, सारण नहर के बारे में बात करें, ढाका नहर के बारे में बात करें, त्रिवेणी नहर, गंडक नहर और कोसी नहर, ये सब थोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस सब नहर के बारे में बिहार पीसीएस में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए बात करते हैं सोन नहर के बारे में। तो सोन नदी का नाम सुने होंगे, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलते हैं, जो गंगा की सहायक नदी है। इसी नदी पे सोनपुर शहर बसा हुआ है, तो सोन नदी है तो सोन नहर आपने सुना होगा। अब देखिए इस नहर के माध्यम से किन किन जिला को बेनिफिट मिल रहा है। बिहार की पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना इस पे तैयार की गई थी। पटना को लाभ मिल रहा है, भोजपुर, गया, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों को जो है ये सोन नहर जो है जल पूर्ति करता है सिंचाई के रूप में। 1874 ईस्वी में डेयरी पर इसकी निर्मित की गई थी। एक जगह है बिहार में डेयरी ऑन सोन, वहां पे सबसे पहले इसको निर्मित किया गया था।
एक आई सारण नहर। तो गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में सारण नहर का निर्माण किया गया था। एक है ढाका नहर। ढाका अनुमंडल में लवबकिया नदी पर इसे निर्मित किया गया था। त्रिवेणी नहर थोड़ा सा इंपोर्टेंट नहर है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह है पंचानवे चंपारण में इसको तैयार किया गया। 1903 ईस्वी में गंडक नदी पे निर्भर किया गया था। 1903 में ही मुजफ्फरपुर में चीनी मिल का कारखाना, चीनी मिल का उद्योग लगाया गया था। गंडक नहर है वाल्मीकि नगर के पास बांध बनाकर तिरहुत एवं सारण नहर का निर्माण किया गया है। वहीं पे इनको मिल रहा है, गंडक नहर से किन किन डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट मिल रहा है? सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिला को बेनिफिट मिल रहा है। बात करें कोसी नहर के बारे में। कोसी नहर है हमारे प्यारे बच्चों हनुमान नगर के पास है। हनुमान नगर के पास आप देखिए कोसी नहर जो है, फिर कोसी नदी आपको कहाँ से मिलेगा निकलने का? ये नेपाल के गोसाई स्थान से निकलेगी, ठीक है। और बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया। इसको बेनिफिट कर जो है इस नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा इन सब जिला में काफी अधिक मात्रा में इस कोसी नहर से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बाकी जब नदी का टॉपिक स्पेशल होगा हमारे प्यारे बच्चों, कोसी की नदी के बारे में आपको स्पेशल बताएंगे, क्योंकि ये एक खतरनाक नदी माने जाते हैं। ये बिहार का शोक नदी भी माने जाते हैं कोसी नदी के बारे में। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है यही नदी है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हमारे प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर हम जो है इस सिंचाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।